Attention, good morning to all and welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हाफिज सर। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक बहुत आसान, इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से रिलेटेड होते जा रहा है। बहुत आसान है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप सब ने 10th में भी पढ़ा है कि एमीटर से क्या करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से नापा जाता है उसी का नाम एमीटर है। एमीटर कैसे बनता है ये मैं आपको अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें पढ़ाऊँगा। वोल्ट मीटर भी, एमीटर भी, गैल्वेनोमीटर भी, ये सब आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नामक चैप्टर में। अभी यहाँ पे याद रखना है कि क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक एमीटर लगा होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, तो एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। और ये याद रखना है कि इट ऑलवेज अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर। इलेक्ट्रिक करंट नापने वाला यंत्र, इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस एमीटर कहलाता है एंड ऑलवेज अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर। इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। और जो वोल्टेज नापने वाला यंत्र है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, उसका नाम वोल्ट मीटर होता है एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। वोल्ट मीटर ऑलवेज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। ये 4 सवाल हैं। एमीटर से क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, एमीटर को कैसे सजाते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे, ये 4 ऑब्जेक्टिव है। 4 में से एक शायद ही किसी साल छूटा हो, शायद ही किसी साल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब आइए दोस्तों, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, रुकावट, ये सब आप बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस को अपने लैंग्वेज में रुकावट बोल सकते हैं। किसी को आगे बढ़ने से रोकना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना। रेजिस्टेंस लग गया मतलब कहीं जाम लग गया तो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस वहाँ पे उत्पन्न हो गया। अब आपको आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रुक रहा है। रेजिस्टेंस को जाम समझो। क्या समझो? जाम। स्पीड ब्रेकर समझो। रोड सब पे जो स्पीड ब्रेकर है ना वो समझो। किसको? रेजिस्टेंस को। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। रेजिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रेजिस्टेंस क्या इंटरनल प्रॉपर्टी है। एक सवाल है, क्या रेजिस्टेंस सब में पाया जाता है? सब में पाया जाता है। सिर्फ एक हम लोग जो सुपर कंडक्टर बोलते हैं वो तो एक्चुअल में अभी तक बना नहीं है। अभी कंडक्टर को ही ठंडा करके बना रहे हैं। तो सब में रेजिस्टेंस पाया जाता है। लकड़ी में ज़्यादा होगा या लोहे में? किस में ज़्यादा होगा? कौन बोल रहा जी? लोहा में। ये क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या लकड़ी से करंट पास होता है? वो तो एक कदम भी आगे चलने नहीं देता है। लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़, ये सब क्या करता है? रबड़, एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक देता है। उसी को हम लोग इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, जिससे करंट पास नहीं हो। मतलब उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है लेकिन बहुत हाई वोल्टेज लगाएंगे। पता नहीं था, आपको बताया गया था स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो रेजिस्टेंस सब में पाया जाएगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जो कंडक्टर होंगे उसमें बहुत कम होगा, सेमीकंडक्टर में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होगा। एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने से फ्लो होने वाले करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये ना लिखा हुआ, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे? मार्कर। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से
या जिगजैग लाइन से, इस तरह का जिगजैग लाइन लगा देंगे, या जिगजैग के साथ अगर तीर लगा रहे हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है। जिस रेजिस्टेंस का मान बदलता रहता है उसको वेरिएबल कहेंगे। अगर फिक्स वैल्यू है तो सिर्फ जिगजैग लाइन खींचेंगे। अगर इसके साथ साथ तीर लगा दिया, बैग देखने आई हो, बैग का चेन लगाने आई हो यहाँ पे क्लास में, वो काम बाद में नहीं हो सकता है। बोले सांस लेना मना है जब समझाएं तो, और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? बैग का चेन खोल रही है, बंद कर रही है, बंद रही खोल रही है क्या? तो रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, सिंबल में जिगजैग लाइन बनाते हैं, इसके साथ तीर लगा रहे हैं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है, मतलब जिस रेजिस्टेंस का मान बदलता रहता है। इसका यूनिट की बात करें तो यह फार्मूला से वोल्ट पर एम्पियर आ रहा है, इसी को ओम साहब ने, चूंकि फार्मूला ओम साहब का दिया हुआ है, आर बराबर वी बटे आई, ये ओम के नियम से आया है, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में ओम कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि वोल्ट पर एम्पियर भी दे, ओम भी दे, फिर बोथ लिख दे, या वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड, क्या कहला इसकाल्ड, क्या लिखेंगे ओम। डायमेंशन आप तो मास्टर ब्लास्टर हो गए डायमेंशन निकालने में, ये तो खुद ही निकाल लिए होंगे, ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर, करंट स्केलर, स्केलर बाय स्केलर, दैट इज स्केलर। अब देखो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, रेजिस्टेंस को लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं, जबकि मैंने कहा रेजिस्टेंस एक गुण है, आंतरिक प्रतिरोध है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। रजिस्टर ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रजिस्टर, प्रतिरोधक। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रेजिस्टेंस का गुण होगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस सब्सटेंस का नाम, उस पदार्थ का नाम प्रतिरोधक होगा, रजिस्टर होगा। द ऑब्जेक्ट विच कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। अब फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन कारकों पे निर्भर करता है, किन कैसे ये चेंज होगा, किस पे डिपेंड करता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस। तो देयर आर 4 फैक्टर्स, one is length, another is cross sectional area, third is nature and fourth is temperature। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेंथ बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। कैसे बदलेगा आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेंथ की बात करें। लेंथ जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस को मैंने कहा था जाम समझिए, जाम लगता है ना रोड पे। अब आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जो रोड लंबा होता है जैसे NH, नेशनल हाईवे, कभी पटना से आते जाम लगा है? देखिएगा घंटों जाम लगता है, घंटों। लंबा रोड है, हर तरफ से बस आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? जाम लग जाता है। तो जाम क्या होता है? लंबा, मतलब लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा लेंथ घटेगा। जितना लंबा तार होगा उतना रेजिस्टेंस। कुछ लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही, कहाँ खोई, उधर पीछे तलत मारे जाके उधर से कोना में, कुछ नहीं बोलना, देख रही इधर वो। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस, लेंथ घटेगा। जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? मैंने इसको कितनी बार समझाया। कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको लंबाई के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में सेक्शन किया जाए। सेक्शन लिखा हुआ, सेक्शन कट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर आप कट करें तो हर एक छोटे पीस का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। सेक्शन मतलब यहाँ पे कट करना है, क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, तब जो छोटा छोटा पीस बनेगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस
बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? नीचे देखिए, नीचे देखिए आप लोग, मोटा तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या पतला तार का? पतला तार का। और मोटा तार का? अब बताओ रोड जाम कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जहाँ रोड पतला हो या चौड़ा हो? क्या हो? रोड पतला होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो जाम ज़्यादा लगेगा। रोड चौड़ा कर दिया, पहले लाइन बाजार में घंटों जाम लगता था, अब नहीं लगता है। क्या है? रोड चौड़ा चौड़ा कर दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, चौड़ाई बढ़ गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, तो जाम कम लगेगा। मतलब एरिया बढ़ेगा, जाम कम लगेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। When length is increased, then resistance increase, decrease, no change. क्या कहेंगे? If a cross sectional area is increased, then resistance increase, decrease, no change. क्या कहेंगे? Decreased. अब मिलाइए दोनों इक्वेशंस को मिलाइए। मिलाने का रूल पता होगा, जो कॉमन हो एक लेते हैं, जो कॉमन नहीं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों आर में से एक आर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल डालेंगे तो रॉ लाएंगे। Rho is constant. Rho is at fixed temperature and fixed material. ये तीसरा वाला जो ना नेचर, वही हो गया। वो ऑब्जेक्ट बदलेगा तो बदल जाएगा, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट हो, टेम्परेचर फिक्स हो, तब जाकर रॉ कांस्टेंट होता है, जिसका नाम रेजिस्टिविटी होता है। दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इससे रॉ का फॉर्मूला निकालो। रॉ का फॉर्मूला क्या होगा? आर ए बाई एल। कोना कोनी गुना करो, रॉ निकालो, आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। अब यूनिट निकालो। इसका डिफिनीशन जो है व्हाट इज रेजिस्टिविटी, डिफिनीशन इसी फॉर्मूले से निकलता है। कैसे? इस फॉर्मूले में एरिया 1 ले लो, लेंथ 1 मान लो, तो ये खत्म, बचा क्या? आर। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि अगर हम लेंथ को यूनिट लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिट लेते हैं, तब वैसे कंडीशंस में जितना रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो यहीं से ये डिफिनीशन निकला है, द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ and per unit cross sectional area is called resistivity, denoted by rho। rho का फॉर्मूला RA by L। ओके, यूनिट डायमेंशन क्या होगा इसका? ओम मीटर। यूनिट क्या आ जाएगा? ओम मीटर। वेरी गुड। डायमेंशन बस ये यही रहेगा, इसमें क्यूब हो जाएगा ना, L की स्क्वायर की जगह पे L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, निकाल के लाएं। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? टेम्परेचर अलग से पढ़ाइए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये अलग से पढ़ाया जाएगा।